साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर आपको सबसे पहले बुलेटिन में बताते हैं। बुलंदशहर से खबर, जहां पर महिला पर फवतियां कसने पर मारपीट और चाकूबाजी की खबर आ रही है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर घर में ताक-झांक करने का आरोप लगाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 पर चाकूबाजी हुई। प्रशांत कुमार मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद फोन लाइन पर। प्रशांत, क्या विवाद है ये पूरा? देखिए, ये महिला पर फवतियां कसने को लेकर एक युवक को बीच सड़क पर दौड़ा कर चाकू लाठी डंडों से पीटा जाता है, चाकूबाजी होती है। पुलिस का कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे खौफ खत्म हो गया हो बुलंदशहर में। तो लगातार NH 91 के दौड़ा कर युवक को पीटा जाता है, चाकूबाजी होती है और पुलिस बाद में जब मौके पर पहुंचती है तो युवक को हिरासत में लेकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा देती है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर युवक को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, उसके बाद ऐसा देखने को लग रहा है कि जैसे बुलंदशहर में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। हालांकि अभी तक मामला केवल महिलाओं पे फवतियां कसने का और ताक-झांक करने का घर में बताया जा रहा है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप जरूर लगा रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, जबकि ठीक है प्रशांत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर अखिलेश यादव। अखिलेश और केसीआर राव के बीच में मुलाकात होने वाली है। तेलंगाना की मुख्यमंत्री से अखिलेश की ये मुलाकात है। एयरपोर्ट से सीधे तेलंगाना सीएम के आवास पहुंचे हैं और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही है यहां पर चर्चा। सुशील से लेते हैं जानकारी इस पूरी खबर पर। सुशील, इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्या बड़ी बातें रहने वाली है इस मुलाकात की? देखिए, साफ तौर से फिलहाल जो आने वाले 2 महीने बाद राष्ट्रपति जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी एक बड़ी चर्चा अखिलेश यादव केसी राव से करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, जिसको लेकर भी एक चर्चा फिलहाल की जाएगी अखिलेश यादव और केसी राव के बीच में। जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद अखिलेश यादव आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करें, क्योंकि एक थर्ड फ्रंट को लेकर एक बड़ी चर्चा फिलहाल की जा रही है, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं उन तमाम मुख्यमंत्रियों से अखिलेश यादव चर्चा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें केसी राव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं और इन तमाम लोगों से राष्ट्रपति चुनाव की भी चर्चा होगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि केसी राव से अपने लंच डिप्लोमेसी के आधार पर भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे अखिलेश यादव केसी राव जो 30 तुगलक रोड जो उनका सरकारी आवास है केसी राव का, वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर वो लंच भी करेंगे और ये चर्चा लंबी चलेगी, क्योंकि साफ तौर से एक रणनीति तैयार की जा रही है तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके साथ। अब देखना बेहद अहम होगा कि चुनाव की रणनीति और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव किस तरह राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये चर्चा जो फिलहाल इन तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ अखिलेश यादव की हो रही है, इसके राजनीतिक बड़े मायने होंगे। जी ओके सुशील, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। और वहीं आपको बताएं कि आजम खान रामपुर कोर्ट में हुए हैं पेश। अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट में हुए हैं पेश। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पेश किए गए हैं और 2 पासपोर्ट के मामले में पेशी हुई है उनकी। रामपुर की MP MLA कोर्ट में पेशी हुई है। आजम खान की रामपुर कोर्ट में पेशी। हाजिरी की तारीख से हाजिर हुआ। अरे फिल्म बेकार हो रहा है। आपको अदालत से उम्मीद विशाल से लेते हैं और जानकारी। विशाल, देखिए हाजिरी की तारीख थी और पेशी उनकी हो गई आजम खान की। आज की क्या अपडेट्स इस पूरे मामले पर रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज कोर्ट में आजम खान की पेशी थी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की ये 2 जन्म प्रमाण पत्र 2 पासपोर्ट मामला था,
जिसमें आजम खान के बेटे, उनकी पत्नी, तीनों जने इसमें क्या कहते हैं पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा करके जैसे 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट बनवाए थे। उसी में इनकी तारीख थी और कल से जेल से आजम खान रिहा होकर के आए थे। रात दूसरे दिन जो है उनकी कोर्ट में पेश थी। अभी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोर्ट ने मुझे हाजिर होने के लिए कहा था, मैं कोर्ट में हाजिर हूँ। अभी लंच के बाद वो फिर आएंगे। अब देखना होगा लंच के बाद क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आइए बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश के कैंप ऑफिस में बैठक हुई। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। बैठक में जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक में मस्जिद कमेटी और पीस कमेटी के लोग शामिल हुए। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एडीसीपी इस बैठक में मौजूद रहे। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर किया है। वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का 17 मई का जो अंतरिम आदेश है वो बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। इसके बाद ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का फैसला किया है। इन सब के बीच में शांति और सौहार्द के लिए ये अहम बैठक मानी जा रही है। ये रूटीन मीटिंग है और रूटीन मीटिंग हो रही है और भी आगे भी होती रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत से त्योहार आ रहे हैं, आगे हमारा मुहर्रम भी आने वाला है 1 महीने के बाद और सावन भी शुरू होने वाला है। तो ये सब चीजों को देख करके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आप लोग का क्या राय है? जो सुप्रीम देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छा है हमारे नुक्ते नजर से। पहली बात तो यह है कि जो सिविल जज के पास से एक केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया। दूसरी बात, उसमें जो ऑर्डर 7 रूल 11 पे पहले बहस होगी, आया ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं है, जो इन लोगों ने ओवरलुक कर दिया। और अब आपको यहां बताते हैं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबरी दोहराने नहीं देंगे। भारत के मुसलमानों में एक एप्रीहेंशन है, एक डर भी है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को उनसे छीना गया, कहीं इसी तरह से और मस्जिद को ना छीना जाए। तो इसीलिए हम तो ये उम्मीद करते हैं, सिर्फ हमारी उम्मीद जो है कोई सियासी पार्टी से या हुकूमतों से नहीं है, क्योंकि इन सब ने मुसलमानों को ठगा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को सामने रखते हुए, अपने बाबरी मस्जिद के जजमेंट को सामने रखते हुए, 91 की एक्ट को उन्होंने जो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, वो उसको अपहेल्ड करेंगे और जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक होगा। और यकीनन आज मैं उम्मीद ये कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेज पर, वो इनिशियल स्टेज में इसको बोलते हैं ना कि दे विल निप इट इन इट्स बड, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अब ज्ञानवापी से जाके अब मथुरा में शुरू हो गया और मुकामात पर डिमांड शुरू हो गए। तो इसीलिए इसको उसी पहले ही स्टेज में इसको खत्म करने की जरूरत है। और लोअर कोर्ट्स को तो समझना चाहिए इस बात को। अगर लोअर कोर्ट्स एंटरटेन करेंगे इसको, तो फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और भारत के पार्लियामेंट में जो एक्ट बना है उसके खिलाफ जा रहे हैं। और आइए अब आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा का ये बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने होगा। साल में एक दिन विग्रह का होता है और पूजन किया जाता है। इस दौरान मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर विग्रह की होती है पूजा। 1 साल पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। तो विधायकों को योगी मंत्र दिया गया है। आपको बताएं कि यूपी में विधानमंडल की कार्रवाई इस बार पूरी तरह से पेपरलेस रहने वाली है। इस बार विधानमंडल का बजट सत्र ई विधान प्रणाली से होगा
और इसके लिए विधायकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। आज ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। ट्रेनिंग सेशन के आखिरी दिन यानी कि दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी आदेश सब पर समान रूप से लागू किया जाएगा। इसी कड़ी में लाउड स्पीकर हटाकर स्कूलों को दान देने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि देश में उत्तर प्रदेश के विकास की छवि बनानी है हमें। इतने माइक उतारे गए हैं, हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे और जो उतारे गए हैं विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दिए। लोगों को मालूम है कि यह एक तरफा नहीं है, सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है। और ऐसे ही मोबाइल फोन का मामला है या कोई भी इस प्रकार का मामला है, ये हमें सबके लिए लागू करना है, समान रूप से लागू करना है। प्रदेश की एक छवि बनानी है। जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश विकास में बैरियर है, इस छवि को हटाना है। उत्तर प्रदेश देश में विकास का अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा। इस छवि को आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना है और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। आप हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए। जनता को लाभ हो, आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है, क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं। मेरठ से खबर, अवैध निर्माणों पर मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है और आज भी एमडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। जोन ए, बी, सी, डी में बड़ी कार्रवाई हुई। मेरठ के पल्लवपुरम, कंकड़खेड़ा, रोटा रोड, मलियाना, गंगानगर में एक्शन देखा गया। अवैध कॉलोनी, दुकानों पर एमडीए का शिकंजा और कसा है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने आज एक बार फिर महाध्वस्तीकरण अभियान चला रखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ये अवैध कॉलोनी है जिसको मोटे मुनाफे के लालच में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम यहां पर कार्रवाई कर रही है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, एमडीए की टीम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर किस तरह से यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी है, जो प्लॉट काटे गए हैं, उसको किस तरह से ध्वस्त कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कई प्लॉट को ध्वस्त कर दिया गया है, कई पर अभी भी कार्रवाई जारी है। करीब 10 बीघा में ये कॉलोनी डेवलप की गई है और ये मलिन बस्ती में, यानी यहाँ पर जो निचले तबके के लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई को इस अवैध कॉलोनी में इन्वेस्ट किया जा रहा था, उन्हें लालच देकर उनका पैसा यहाँ लगवाया जा रहा था और आज यहां पर कार्रवाई हो रही है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की पहल पर मेरठ में महाध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। 16 बुलडोजर लगाए गए हैं, अलग अलग जोन में हर एक बुलडोजर लगाया गया है ताकि इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम कार्रवाई कर रही है। मेरठ के पल्लवपुरम, कंकड़खेड़ा, रोटा रोड, इसके अलावा मलियाना, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां चल रहा है और इस कॉलोनी को ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है और जो कि कमिश्नर पहले भी कह चुके हैं लोगों से कि अपना पैसा केवल सुनियोजित कॉलोनी में ही इन्वेस्ट करें ताकि इस तरह की कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन कॉलोनियों पे तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनके संरक्षण में इस तरह की कॉलोनियां डेवलप हुई हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कैमरामैन। तो मेरठ ही नहीं बल्कि सोनभद्र में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एनसीएल खड़िया परियोजना की जमीन पर कई सालों के अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया गया है। 3 भूमाफियाओं पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने करोड़ों की कीमत की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। दबंगों ने इस जमीन पर दुकान और मकान का अवैध निर्माण किया था, जिसे ध्वस्त किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता जगत नारायण चौरसिया, कारोबारी अख्तर रजा और अवधेश सिंह यादव के अवैध निर्माण को गिराया गया।
शक्तिनगर थाना इलाके के अम्बेडकर नगर गांव में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहारनपुर में बुलडोजर चलाकर दबंग भूमाफियाओं से 40 साल पुरानी खेतों की सड़क कब्जा मुक्त कराई गई है। तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस बल के साथ यहां पर टीम पहुंची और इस दौरान दबंगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने सख्ती से पेश आते हुए जमीन खाली करवा ली। ललितपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर पंचायत की टीम ने जेसीबी से मुख्य रास्ते को कब्जा मुक्त कराया है। लोगों की शिकायत थी कि अतिक्रमण की वजह से यहाँ परेशानियां उनको होती हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली दौरे पर अखिलेश यादव और केसीआर राव के बीच में मुलाकात हो रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अखिलेश से मुलाकात की है। एयरपोर्ट से सीधा तेलंगाना सीएम के आवास पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह चर्चा की जा रही है। केसीआर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश से आप देख सकते हैं विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात। और आइए आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां से खबर आ रही है 16 जुलाई तक धारा 144 लागू रहने वाली है। त्योहार परीक्षाओं के मद्देनजर फैसला लिया गया है। शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए धारा 144 लागू की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 25 मई और 1 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मामले की भी सुनवाई होनी है, तो धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी कि एक जगह पर 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। मथुरा में 16 जुलाई तक धारा 144 लागू। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। 17 मई का अंतरिम आदेश। शिवलिंग मिलने वाली जगह की सुरक्षा के आदेश। वजू के लिए व्यवस्था कराने का भी आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जिला कोर्ट को निर्देश नहीं दे सकते, जिला जज अनुभवी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा, सर्वे रिपोर्ट लीक की गई, जिस पर एससी ने कहा सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बताया गैरकानूनी, आदेश पर रोक लगाने की मांग की। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर वाराणसी के जिला जज करेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट में अब गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। झांसी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ा बयान। कहा, जब मस्जिद का नाम ही सनातन शब्द के नाम पर है तो आखिर वो मस्जिद कैसे मानी जा सकती है। जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव पर पूछे सवाल पर साधी चुप्पी। ज्ञानवापी मामले पर बोले आजम खान, बाबरी और ज्ञानवापी पर सुनवाई में बहुत अंतर। बाबरी में सालों बाद आया था फैसला। आजम खान के सीतापुर जेल से रिहा होने पर संभल में समर्थकों और एसपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। शरबत और मिठाई बांटकर दी गई बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। राज्यपाल ने भेंट किया अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह। रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है 1 साल सश्रम कारावास की सजा। 7 जून से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा बजट सत्र। शासन ने जारी किया आदेश। 14 जून तक चल सकता है बजट सत्र। हरिद्वार में अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी हुए शामिल। चंपावत में एक सभा के दौरान अचानक भावुक हुई गीता धामी। कहा, सीएम धामी ने अभी काम किया है। गीता धामी ने फिलहाल चंपावत में संभाला है मोर्चा। उत्तरकाशी में लगातार बनी हुई है जाम की समस्या। 10 घंटे से ज्यादा राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे बंद, जहां तहां खड़ी हो गई हैं गाड़ियां।
रुद्रपुर में 3 दिन से गायब युवक का शव भगवानपुर गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों से बरामद। दोस्तों ने ही की थी युवक की हत्या। टिहरी में खाद्य विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। चारधाम यात्रा रूट पर होटल, रेस्टोरेंट और जूस की दुकानों में की जा रही चेकिंग। रुद्रपुर के गुलर भोज में के बौर जलाशय में मोटर बोटों का संचालन बंद। 5 दिन पहले आई आंधी तूफान से कई मोटर बोटों का पहुंचा था नुकसान। पौड़ी के कई इलाकों में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल। कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगाने की बात कह रहा वन विभाग। बागेश्वर में चल रही पुलिस भर्ती। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और अब आपको बताते हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 31 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है। मुख्तार अंसारी पर स्कूल के कमरे बनवाने के लिए स्वीकृत कराई गई रकम का दुरुपयोग करने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी पे आरोप था कि उन्होंने विधायक रहते हुए अपने निधि से 25 लाख रुपया एक विद्यालय को दिया था मऊ में। उस मामले में एक अपराध दर्ज हुआ था और उसमें आज जमानत पर सुनवाई हुई थी। तो जमानत की सुनवाई लगभग 2 घंटे हुई। हमारी तरफ से पूरी बहस हुई। उसके जवाब के लिए सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता आए थे MC चतुर्वेदी साहब, उनकी तरफ से भी बहस हुई। दोनों तरफ से बहस को सुनने के बाद अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया और 31 मई को फैसला सुनाए जाने की तारीख भी नियत कर दी। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से खबर आ रही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल छात्रावास का नाम बदलने की मांग की गई है। कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा है पत्र। छात्रावास का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल छात्रावास रखने की मांग है। पत्र में हॉलैंड हॉल छात्रावास के ऊपर जितने भी बकाए और ऋण हैं उन्हें माफ किए जाने की मांग की जा रही है। फिर से हॉलैंड हॉल छात्रावास की सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण करने की मांग पत्र में की गई है। और अब खबर आगरा से है, जहां पर एक फैक्ट्री में धमाके की खबर आ रही है। विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से विस्फोट होता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।